हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 12th क्लास में आए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय और फुल चैप्टर को समझेंगे। तो इसमें टोटल 2 गीत हैं, एक कार्नेलिया का गीत, एक देवसेना का गीत। जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो है देवसेना का गीत और उसके बाद कार्नेलिया का गीत स्टडी करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट्स जिसे आप लोग ना सॉल्व कर पाए। एंड में हम क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस इस वीडियो में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमेशा हम लेखक से शुरुआत करते हैं। जयशंकर प्रसाद, इनके जीवन परिचय के बारे में स्टडी करें। तो सबसे पहले इनका जन्म जानना बहुत ज़रूरी है कि जन्म 1888 में हुआ। यह आपको याद रखना है। कहाँ हुआ? काशी में हुआ। और ये कौन से परिवार से संबंध रखते हैं? सुंघानी साहू परिवार से ये संबंध रखते हैं। तो यहाँ से 3 इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आप भी अपने एग्ज़ाम में पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिखेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं इनकी शिक्षा के बारे। तो इनकी जो शिक्षा है, उन्होंने शिक्षा को 8वीं कक्षा तक ही प्राप्त किया है। तो याद रखना है स्वयं शिक्षा, यानी उन्होंने जो खुद के द्वारा अध्ययन किया है, खुद के द्वारा जो उन्होंने सेल्फ स्टडी की है, वो है संस्कृत की, पाली की, उर्दू की और अंग्रेज़ी की। इन भाषाओं का उन्होंने सेल्फ स्टडी करके अध्ययन किया है। अब नेक्स्ट यहाँ दे रखा है इनका लेखन कार्य। लेखन कार्य में इन्होंने वेदों यानी ज्ञानों में और उपनिषदों में उनका जो है काफ़ी चिंतन और मन रहा है। यानी इनका इंटरेस्ट था वेदों में, ज्ञान में, नॉलेज में। और ये क्या है? साहित्य की विविध विधाओं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ साहित्य हैं, उनकी जो लेखनी है वो अभी तक लगातार चलती रही है। तो आपको याद रखना है साहित्य में इनकी लेखनी क्या है, वो लगातार निरंतर चल रही है। रचनाएं आती हैं। अब इसकी रचनाएं आपको याद रखना है। काव्य रचनाएं कौन सी हैं इनकी? झरना है, आंसू है, लहर है, कामयानी है और कानन कुसुम है। स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने ही रखने हैं। रचनाओं की बात की जा रही है। नाटक भी याद रखने हैं। नाटक कौन कौन से हैं इनके? राज्यश्री है, अजात शत्रु है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। जो हम पढ़ेंगे देवसेना का गीत, उसे चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और जब हम कार्नेलिया का गीत पढ़ेंगे तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि इसको स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। तो आप ये दोनों इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक में हम लोग स्टडी करेंगे देवसेना का गीत और स्कंदगुप्त में हम लोग पढ़ेंगे, और स्कंदगुप्त के अंदर देवसेना का गीत है। आगे पढ़ते हैं। उपन्यास भी याद रखने हैं। उपन्यास कौन कौन से इनके? कंकाल है, तितली है, अधूरा, इरावती या जिसे भी कहा गया है। तो उपन्यास भी आप लोगों को पता होने ज़रूरी है। नेक्स्ट दे रखा है कहानी संग्रह की। कहानी संग्रह कौन से हैं इनकी? छाया है, प्रतिध्वनि है, आंधी है, इंद्रजाल है और आकाशदीप है। ये सब क्या है? इनकी कहानी संग्रह है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है। अब निबंध दे रखा है। निबंध में है काव्य कला और अन्य निबंध है। तो निबंध आपको याद रखने हैं, काव्य कला और अन्य निबंध है। तो नेक्स्ट वाला दे रखा है पुरस्कार। तो पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। जैसे दिया गया है हिंदुस्तानी अकेडमी एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा कामयानी पर। तो आपको याद रखना है, जब आपका वाइवा होता है तो एग्जामिनर पूछते हैं कि पुरस्कार में जयशंकर प्रसाद को कामयानी पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो आप याद रखेंगे, एक हिंदुस्तानी अकेडमी एवं काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके वाइवा में आपसे आस्क किया जाता है, क्योंकि ये मेरे टाइम पर मेरे से भी आस्क किया गया था। मरणोपरांत में दे रखा है मंगल प्रसाद पारितोषिक। आप याद रखेंगे मरणोपरांत में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? मंगला प्रसाद पारितोषिक। स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप दिए गए सभी बातों को अच्छे से याद रखेंगे। साहित्यिक विशेषताएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। प्रसाद साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अब यहाँ ध्यान देना है कि उसमें क्या है? भारतीय दर्शन है, भारत का क्या है? कल्चरल है, संस्कृति के, भारत की मनोवैज्ञानिक के साथ साथ क्या है? यहाँ पर भारतीय जीवन का सफल चित्रण भी हुआ। बेसिकली भारत दर्शन के बारे में, उसके कल्चरल के बारे में और उसके मनोवैज्ञानिक के बारे में। जैसे अब पढ़ते हैं, पॉइंट्स याद रखने हैं।
प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण हमें मिलता है। आप याद रखेंगे मानव प्रेम भी हमें पढ़ने को मिलता है और साथ में ईश्वर प्रेम भी हमें पढ़ने को मिलता है। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप याद रखेंगे और इसे पढ़ने के बाद ऐसा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा आपके एग्ज़ाम में या आपके एग्जामिनर द्वारा जो पूछा जाएगा जो आपको ना आता हो, बट आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देश प्रेम हमें इसमें पढ़ने को मिलता है और मानव सौंदर्य जो आप आगे गीत में जानेंगे। भाषा शैली आप याद रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे दिया गया है संस्कृत, निष्ठ और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मुख्य छंद की रचनाएं, यानी ये जो पद्यांश गिवन होते हैं आप इसको एक लेम में एक लय तख्ता में भी गा सकते हैं। तो ये वर्ड्स आप कॉमन रखेंगे दोनों में, कार्नेलिया के गीत में भी और देवसेना के गीत में भी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ये पॉइंट ज़रूर लिखेंगे कि खड़ी बोली का हिंदी का यहाँ पर प्रयोग है। छायावादी काव्य के प्रमुख कवि हैं। अब ये जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, वो छायावादी काव्य के क्या है, प्रमुख कवि हैं। तो आपको याद रखना है, यानी जो अपने विषय वस्तु के माध्यम से जो प्रेम भावना को लेकर के चले उसे छायावाद कहा जाए। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में प्रतीक योजना यानी बिंब विधान को बताया गया है। इस कहानी यानी इस पद्यांश के अंदर संकेतों को बताया गया होगा, जिसमें तारों को संकेत माना गया है, जिससे आप आगे अच्छे से समझेंगे। बिंब विधान है दृश्य विधान, यानी इसको पढ़ने के बाद एक इमेजिनेशन आपके माइंड में छप जाती है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग होता है और माधुर्य गुण से युक्त शब्द वाली है, यानी ये मधुर गुण जो गुणों से भरी हुई है ऐसी शब्द वाली का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो बेसिकली भाषा शैली में आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस को लिखते हैं कि भाषा सरल है, सहज है, विषय अनुकूल है, इन सब बातों का। ब्लास पढ़ते हैं इनकी मृत्यु कब हुई, 1937 में हुई और इन्हें साहित्य के देवता चनिंद्रा में लीन हो गए हैं। तो आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 1937 में इनकी मृत्यु हुई। अब आगे पढ़ते हैं। अब देवसेना का गीत यहाँ से शुरू होता है, आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो देवसेना का गीत जय शंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक से लिया गया है। इस नाटक को आप याद रखेंगे, स्कंदगुप्त का ये क्या है, एक अंश है। देवसेना के गीत को नाटक स्कंदगुप्त के नाटक से लिया गया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम से वंचित रह जाने पर, यानी उन्हें स्कंदगुप्त का प्रेम प्यार नहीं मिलता है, तो उनसे वंचित रह जाने पर वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, यानी जब उनके जीवन का एंड चल रहा होता है, जिसे अंतिम क्षण बोला गया है, लास्ट सेकंड में अपने दुख और वेदना और व्याकुलता को प्रकट करते हुए गीत गाती हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना है, जब वो अपने लाइफ के एंड पर होती है तो वो अपने दुख को, अपनी वेदना को, अपने परेशानी को, व्याकुलता को जाहिर करते हुए क्या गाती हैं, गीत गाती हैं। इसलिए इसका नाम देवसेना का गीत रखा गया है। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि देवसेना के गीत का क्या मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। हूणों के हमले में आपको याद रखना है किनके हमलों में, हूणों के हमलों में क्या हुआ, जो मालवा का राजा था बंधु वर्मा और जो उसका परिवार है वो सभी मारे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब आक्रमण हुआ हूणों का तो जो मालवा का राजा होता है बंधु वर्मा और उनकी जो फैमिली होती है वो बुरी तरह मारी जाती है, लेकिन जो उनकी बहन होती है देवसेना वो किसी न किसी तरह से बच निकल आती हैं। याद रखना है, तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे कि देवसेना बंधु वर्मा की बहन है। तो देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती हैं और उसे पूरा विश्वास है कि इस मुश्किल घड़ी में जो स्कंदगुप्त है उसका साथ दे। तो देवसेना के बारे में बताया गया है कि उसे पूरी तरीके से विश्वास है कि अब स्कंदगुप्त ही है जो उसके लाइफ के एंड में, उसके अंतिम क्षणों में उसका साथ देगा और उससे विवाह भी करेगा। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो स्कंदगुप्त तो धन कुबेर की जो बेटी है विजया से विवाह करना चाहता है। तो आप याद रखेंगे, लेकिन जो स्कंदगुप्त है वो धन कुबेर की जो बेटी है जिसका नाम विजया है उसकी पुत्री से वो विवाह करना चाहते हैं, ना कि देवसेना से। तो इस बात से जो देवसेना वो पूरी तरह से टूट जाती हैं
कि मैं तो स्कंदगुप्त से विवाह करना चाहती हूँ, और जबकि जो स्कंदगुप्त है वो धन कुबेर की बेटी से विजया से विवाह करना चाहते हैं। तो वो इस बात को लेकर के पूरी तरह टूट जाती हैं और अपने जीवन को देश सेवा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, और अपने लाइफ के एंड दिनों में, अपने अंतिम क्षणों में वो क्या करती हैं, अपने आप को देश सेवा के लिए समर्पित कर देती हैं। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम यहाँ से सप्रंग वाक्य समझते हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। सप्रसंग व्याख्या क्या दे रखी है, आ वेदना डैश निर्वता अनंत अंगड़ाई। तो ये आपको लाइन दे रखी है, इस लाइन के बारे में आप बताएंगे। सो सबसे पहले मैं प्रसंग लिखना सिखाती हूँ। प्रसंग में आप कवि का नाम लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद है। कविता का नाम देवसेना का गीत। संदर्भ में आप लोग बताएंगे कि इसमें देवसेना जो है अपने दुखों और अपने संघर्षों का वर्णन करती हैं कि वो कहती है कि उसके जीवन यात्रा पर अगर किसी ने अधिकार किया है तो वे एकमात्र उसका अकेलापन देते। तो यानी वो इतनी ज़्यादा टूट गई हैं और वो बताती हैं कि अगर उनके जीवन पर किसी का अधिकार है तो वह सिर्फ अकेलेपन का ही है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब व्याख्या पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी तरीके से दे पाएंगे। अब जो देवसेना है वो ये कहती हैं कि मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में, यानी जब उनके जीवन का एंड होने वाला होता है, उसमें भी उनको दुख मिलती है और पीड़ा ही उन्हें मिलती रही है। तो देवसेना कहती है कि मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में, यानी इसी उम्मीद में गुजार दिया कि जो स्कंदगुप्त है वो मुझसे प्रेम करता है। लेकिन ये सब क्या होता है, ये जो देवसेना का ये सब वहम होता है। इसी कारण क्या होता है कि इसी कारण देवसेना कहती है मैंने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित किया, कि जो मेरा भ्रम था कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, जब वो टूटा तो फिर देवसेना ने अपने आप को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, यानी अपने जीवन की मधुर यादों को दान कर दिया है। तो देवसेना यहाँ बता रही है कि जो मेरे जीवन की मधुर यादें थी उन सबको मैंने दान कर दिया है, यानी जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं। वो इतनी ज़्यादा टूट गई है, इतनी दुख है कि वो बता रही है कि जीवन के एंड में भी मुझे सिर्फ दुख ही दुख मिल रहे हैं, मानो संध्या भी उसके दुख में आंसू बहा रही। तो बताया गया है, यानी जो शाम है वो भी मानो उनके साथ उनके दुख में आंसू बहा रही हो। अब ऐसा लगता है कि मानो जीवन यूपी यात्रा में, तो वो कह रही हैं अगर उनके जीवन की यात्रा में उनके साथ कोई है तो साथ चलने के लिए, तो उनका मात्र सिर्फ एक है, अकेलापन उनके साथ है, जिसका उनके जीवन पर अधिकार है, और जो एकमात्र उनके जीवन में बचा है वो अकेलापन है। आई होप आप लोगों को ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब विशेष में आप लोग लिखोगे देवसेना के जीवन संघर्षों का सजीव चित्रण हुआ है, यानी यहाँ पर देवसेना के जीवन के संघर्ष के बारे में बताया गया है कि किस तरह वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी अकेली रह जाती हैं। उनके जीवन पर सिर्फ एक अधिकार होता है, वो है अकेलापन का। अब इसके बाद एग्ज़ाम में काव्य सौंदर्य भी आपसे लिखने को बोला जाता है। ये बहुत ईजी है, इसमें आप लिखोगे किस, तो ये जो पद्यांश पढ़ने के बाद आप लिखेंगे कि खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है, ये मुक्त छंद की क्या है, रचना है। इसके साथ आप कॉमन रखेंगे कि ये छायावादी रचना है, कि विषय वस्तु के माध्यम से प्रेम का अनुभव होता है। रस कैसा है, यहाँ पर करुण रस का इस्तेमाल हुआ है, यानी दुख का, और इसके साथ साथ उपमा अलंकार, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का भी यहाँ इस्तेमाल हुआ है। उपमा अलंकार में सा से सी का उपयोग होता है, और अनुप्रास अलंकार के अंदर आप वर्ड्स को सेम देखते हैं। जो भी एक लाइन दे रखी होगी, जैसे रघुपति राघव राजा राम है, तो उसके अंदर स्टार्टिंग जो है इसकी रा से शब्द से होगी। और मानवीकरण अलंकार के अंदर यहाँ पर ऐसे सेंटेंस दे रखे होते हैं जिसमें मानव की तरह कंपेयर किया गया होता है चीज़ों को। अब यहाँ से दूसरा काव्यांश शुरू होता है, जिसको पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को ना आता हो। स्टार्ट करते हैं। काव्य सौंदर्य क्वेश्चन में गिवन होगा, श्रीमती स्वपन डैश विहाग की तान उठाई। तो सबसे पहला भाव पक्ष को इसके लिखेंगे, यानी भाव सौंदर्य। आप भी अपने एग्जाम में इस रूल को फॉलो करेंगे। तो इसके माध्यम से देवसेना ये कहती है कि जिस प्रकार दिन भर के थके हारे पाती को कोई भी मधुर गीत अच्छा नहीं लगता, यानी पाती क्या होता है, एक राही, कि जिस तरह क्या होता है, जो एक राही होता है वो दिन भर का थका हुआ होता है और उसे कोई भी गीत अच्छा नहीं लगता है।
ऐसी ही कंडीशन किनकी हो गई है, देवसेना की हो गई है। उसी प्रकार अपने जीवन के संघर्षों से, यानी उन्हें इतनी परेशानियां मिली हैं कि वो संघर्षों से थकी हारी। देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रेम प्रसंग अच्छा नहीं लगता। तो जब स्कंदगुप्त लास्ट में उनके सामने प्रेम प्रसंग को पेश करते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, कि वो सोचती हैं कि जब मुझे ज़रूरत थी जब तो साथ दिया नहीं, और जब एंड टाइम पे जब मेरा अकेलापन मेरे साथ है तो मैं प्रेम प्रसंग को क्यों स्वीकार करूं। तो वो अपने जीवन के संघर्षों से काफ़ी थक हारी और लास्ट में उन्होंने स्कंदगुप्त का जो प्रेम प्रसंग है वो स्वीकार नहीं किया, या उन्हें अच्छा नहीं लगा कि जब ज़रूरत थी जब साथ नहीं दिया। अब आप लोगों को यहाँ पे शिल्प सौंदर्य पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके अंदर हम कवि लिखते हैं, कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। कविता का नाम लिखेंगे देवसेना का गीत। भाषा आप हमेशा की तरह कॉमन रखेंगे, कार्नेलिया के गीत और देवसेना के गीत में की खड़ी बोली है। शैली आप कैसे रखेंगे, छायावादी की विषय वस्तु के भाव से एक प्रेम अनुभव होता है। रस आप यहाँ बताएंगे वियोग रस है, क्योंकि यहाँ पर बिछड़ी हुई अवस्था को बताया गया है स्कंदगुप्त के और देवसेना के। छंद ये मुक्त छंद है। इसके बाद अलंकार आप लोग बताएंगे। स्वपन का मानवीकरण हुआ है, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। जो भी कंपेयर किया जाता है मनुष्य से रिलेटेड उसे हम मानवीय अलंकार कहते हैं। शब्द वाली यहाँ पर तत्सम है। गुण आप माधुर्य गुण कॉमन रखेंगे। शब्द शक्ति में आप लाक्षणिकता को लिखते हैं, और आप इसके वर्ड्स पे लिख करके जो आपको पद्यांश में गिवन है वो लिख कर भी बता सकते हैं। उन वर्ड्स को लिख करके छोड़ देना है। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी है, और इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो बोला गया है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकारियों की भीख लुटाई पंक्ति का भाव आपको स्पष्ट करना है। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर पढ़ते हैं। तो आंसर में बोला गया है कि प्रस्तुत पंक्ति में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है, यानी उनके दुख का परिचय। वे स्कंदगुप्त से प्रेम कर बैठी हैं, परंतु जो स्कंदगुप्त हैं उनके हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। तो जब देवसेना को इस सत्य का, यानी इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुख हो जाती है। जो भी मैंने आप लोगों को सब कुछ समझाया यहाँ पे वही लिखा गया है। वे स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती हैं, और उन्हें बीते पलों की याद करते हुए वे ये कह उठती हैं कि मैंने प्रेम के भ्रम में, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि स्कंदगुप्त उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, अपने जीवन भर की अभिलाषा रूपी भिक्षा को लुटा दिया है। यानी मैंने अपने जीवन को भ्रम में लुटा दिया है। अब मेरे पास अभिलाषाएं बची नहीं है, यानी उनके पास अब कोई भी उम्मीद नहीं है। अर्थात अभिलाषाओं के होने से मनुष्य के जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है। यानी जब मनुष्य के पास आशा रहती है, उम्मीद रहती है, तो उसके जीवन में उत्साह और प्रेम का संचार होता है। लेकिन अब देवसेना के मन में कोई भी आशा या किसी से लेकर कोई भी उम्मीद नहीं है, परंतु उसके पास ये शेष नहीं रहे हैं। ना उनके पास प्रेम है, ना उनके पास उत्साह है। तो वे जीवन संग्रामी में बड़ी आशाओं के साथ आगे बढ़ी हैं, और वे स्कंदगुप्त को नहीं पा सकी, और वे अपने संघर्ष में हार गई। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। यहाँ मैंने सारे वो क्वेश्चन लिए स्टूडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देवसेना के गीत कविता में कवि ने आशाओं को बावली क्यों कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना है कि कवि ने जो है इस कविता में आशा को, यानी उम्मीद को बावली क्यों कहा गया है। तो आप बोलोगे आशा बहुत बावली होती है, यानी जो उम्मीद होती है, परंतु इसके साथ ही वे बावली भी होती है। सॉरी, यहाँ बलवती लिखा गया है कि आशा बहुत बलवती होती है और इसके साथ ही बावली भी होती है। आशा यदि डूबे हुए को सहारा देती है तो उसे बावला भी कर देती है। तो आप याद रखेंगे कि उम्मीद जो है वो किसी को सहारा भी देती है तो वो उसको बावला भी कर देती है। प्रेम में तो आशा बहुत अधिक बावली होती है, जिसमें वे जिससे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है। जैसे देवसेना को ये भ्रम था कि जो स्कंदगुप्त है उनसे प्रेम करता है, उनको लेकर उनकी बहुत आशाएं थी। जिससे वे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने भी बुनता है। फिर उसका जो प्रेम है उसे प्रेम करे या ना करे, वो अपनी आशाओं को लगा बैठता है। वे आशा के सारे सपनों में तैरता रहता है, और यही कारण है कि आशा बावली होती है। इट्स वेरी इजी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजन स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसको स्पष्ट करना है देवसेना के गीत पर के आधार पर। तो आंसर पढ़ते हैं। अब आंसर में बोला गया है कि दुर्बल पद बल देवसेना के बल की सीमा का ज्ञान कराता है। दुर्बल मीन्स कमजोरी, यानी जो कमजोरी पर बल है वो देवसेना के बल पर, फोर्स पर, उसकी सीमा पर उसे ज्ञान कराता है। यानी देवसेना अपने बल की सीमाओं को भली भांति प्रकार से जानती हैं। उसे पता चला कि वे बहुत दुर्बल है, यानी जब उन्हें पता चला वो बहुत कमज़ोर। तो अब आगे बोला गया है कि जो देवसेना है वो अपने भाग्य से लड़ रही है, अपने जीवन के संघर्षों से या अपने जीवन की परेशानियों से। तो जो होड़ लगाई है उसमें जो निहित व्यंजन है वो क्या है, वो देवसेना की लगन को दर्शाता है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो इस भ्रम में निकाल दिया कि स्कंदगुप्त उनसे प्रेम करता है। तो देवसेना भली प्रकार से, तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे बोला है कि देवसेना जो है वो जानती है कि प्रेम में उन्हें केवल हार ही प्राप्त हुई है, परंतु इसके बाद भी वो पूरे लगन के साथ और अपनी वो हार का सामना करती हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे हार नहीं मानती हैं, वे अपने संग्राम में बड़ी आशाओं यानी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ती हैं, स्कंदगुप्त को पीछे छोड़ते हुए। तो 4th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीमती सोपन की मधुमाया तान उठाई। तो आप लोगों को इसमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, बताना है कि लिखे गए काव्यांश में क्या बताया गया है। तो उसमें बोला गया है कि समृद्धि बिंब बिखरा पड़ा है, यानी इसके अंदर क्या है, जो देवसेना समृद्धि में डूबी हुई है, जो एक यानी जब उनको इस बात का पता चलता है कि जो देवसेना ने अपने प्रेम को पाने के लिए जो कोशिशें की थी, प्रयास किए थे, संघर्ष किए थे, वो सभी असफल रहे। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि समृद्धि बिंब यहाँ पर बिखरा पड़ा है, उनकी जो सफलता है वो बिखरी पड़ी है और वो समृद्धि में डूबी हुई है। जब उसे अचानक उसे प्रेम का स्वीकार का स्वर सुनाई पड़ रहा है कि जब स्कंदगुप्त उनके लास्ट दिनों में उन्हें पेश करते हैं और ये जब इन्हें शब्द सुनाई पड़ते हैं तो वो काफ़ी चौंक जाती हैं। और विहागरा का उल्लेख किया गया है कि वो सोचती हैं कि जब ज़रूरत थी जब ये आया नहीं, और अब लास्ट में जीवन के अंतिम दिनों में प्रेम प्रस्तुत कर रहा है। तो इसे आधी रात में गाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, तो देवसेना गीत इसे आधी रात में गाती है। स्वपन को कवि ने श्रम रूप में कहकर गहरी व्यंजना व्यक्ति है, यानी इस पर एक गहरी छाप छोड़ी है। स्वपन को मानवीय रूप में दर्शाया है। गहन विपिन एवं तरुछाया में समास शब्द है। तो आप याद रखेंगे, जो गहन विपिन है और जो तरुछाया है इसके अंदर समास शब्द है। इन पंक्तियों के माध्यम से क्या है कि देवसेना की असीम वेदना, उनके दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को भली भांति दिखती है। श्रीमती में उत्प्रेष अलंकार है, आप याद रखेंगे। तत्सम शब्द वाली की प्रधानता है इन शब्दों में, और खड़ी बोली में सशक्त। आप ध्वनि पद्यांश में याद रखेंगे कि खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। अब 4th क्वेश्चन का पार्ट 2 है, यानी सेकंड पॉइंट में अगेन काव्य सौंदर्य स्पष्ट किया गया है। लोटालू लाज गवाई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बताएंगे कि इस काव्यांश की विशेषता क्या है। इसमें देवसेना की निराशा से युक्त उत्साहित मनोस्थिति का पता चलता है कि वो बहुत नाराज है, बहुत उदास है, उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। तो स्कंदगुप्त का प्रेम वेदना बनकर उसे प्रताड़ित कर रहा है कि जब स्कंदगुप्त उन्हें अपना स्कंदगुप्त के द्वारा जो प्रेम वेदना है वो उन्हें काफ़ी दुख दे रही है, प्रताड़ित कर रही है। हाहा शब्द के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऐसे अलंकार को हम पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं, जिसके बीच में लाइन डली हुई होती है। करुणा का मानवीय किया गया है, यानी दुख जो मानव से रिलेटेड है उसे कंपेयर किया गया है। और ताति शब्द से भाव व्यक्ति का ज्ञान हुआ है, यानी इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं। लाज गंवाना में यहाँ पे मुहावरे का उपयोग किया गया है। और आप बताएंगे कि तत्सम शब्द वाली है जो देवसेना के गीत में का इसमें प्रयोग किया गया है वो तत्सम शब्द वाली है। और अगेन ये कॉमन रहेगा कि खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देवसेना के गीत के आलोक में बताए देवसेना की हार और निराशा के क्या कारण हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो आंसर पढ़ लेते हैं एक बार। कि स्कंदगुप्त द्वारा प्रणीय निवेदन ठुकराए जाने के बाद, कि जब जो स्कंदगुप्त है वो इनके अंतिम क्षणों में इनसे प्रेम का
अपने प्रेम को प्रस्तुत करते हैं तो देवसेना इनका निवेदन, इस रिक्वेस्ट को ठुकरा देती हैं और अपने यौन को स्कंदगुप्त के लिए व्यर्थ गंवाना मानती हैं कि उन्होंने अपने जीवन को वेस्ट किया। स्कंदगुप्त के प्रेम के वशीभूत होकर अपने जीवन की अन्य सभी अभिलाषाओं को उन्होंने लुटा दिया है। उन्होंने सभी उम्मीद को लुटा दिया था इस भ्रम में कि स्कंदगुप्त उनसे प्रेम करता है। आजीवन संकटों का उन्हें सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट, और इसके बाद कुछ शब्द अर्थ हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। देवसेना के गीत से संचित का मतलब क्या होता है? एकत्रित। मधुकरियों का मतलब क्या होता है? भिक्षा। तो भिक्षा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? भीख होता है। निर्वता का मतलब खामोशी। अनंत का मतलब क्या होता है? अंतहीन, ना रुकने वाला। श्रमित का मतलब क्या होता है? परिश्रम करके थका हुआ, यानी जो मेहनत करके थक गया हो। विपिन को हम जंगल यौवन कहते हैं। उनिंदी को हम नींद से भरी हुई कहते हैं। श्रुति में सुनने की क्रिया होती है। विहा का मतलब क्या होता है? अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग, जिसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विहा। सतृष्ण क्या होता है? तृष्णा के साथ। और दीर्घ को हम क्या कहते हैं? दृष्टि, यानी नज़र से। तो यहाँ से फुल चैप्टर पार्ट 1 होता है कंप्लीट, इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य एंड इसकी समरी, एंड लास्ट में जो हमने स्टडी करा शब्द अर्थ। एंड द नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आप लोगों को कार्नेलिया का गीत समझाऊंगी, जिसमें हम एक वीडियो में फुल चैप्टर को, इसके आगे के चैप्टर को, पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।